में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज का प्रैक्टिस सेट हल करना। और आज के प्रैक्टिस सेट का देखते हैं पहला प्रश्न। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि अलंकार सिद्धांत के रचनाकार आचार्य भामह है। इन्होंने ही अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य विश्वनाथ का कथन कौन सा नहीं है? तो इसमें रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, यह कथन उद्भट महोदय का है। किसका है? उद्भट का है। बाकी रस अखंड है, रस स्वयं प्रकाश है और रस वेदांत स्पर्श शून्य है। ये तीनों कथन आचार्य विश्वनाथ के हैं। तो विकल्प अगर डी के साथ आप जाते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो आप जानते हैं कि सिद्ध सामंत युग कहने वाले आदिकाल को हैं राहुल सांकृत्यायन जी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। वहीं शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल की संज्ञा दी। तो राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का कवि नहीं है? तो इसमें आदिकाल के कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो चंद्रबरदाई, जगनिक और दलपति विजय, ये तीनों कवि आदिकालीन कवि हैं। जबकि नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे और ये सगुण भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं, भक्ति काल के। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश के रचनाकार आपको बताना है। तो दोहा कोश के रचनाकार आपने सरहपाद को चुना। तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना की। तो वहीं पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की है और स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना पौंचर्यु है। अगला प्रश्न है कि पुष्प की रात कहानी के लेखक कौन है? और बड़ी ही चर्चित कहानी है और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने मुंशी प्रेमचंद्र चुना होगा। तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने लिखा होगा, दिया होगा। रामचंद्र वर्मा को 1919 ईस्वी में यह जीवनी रामचंद्र जी ने गांधी जी की जीवनी के रूप में लिखी, जिसमें उन्होंने गांधी जी के प्रमुख व्याख्यानों को भी स्थान दिया है। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो आप जानते हैं कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं किशोरी लाल गोप। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार द्वितीय उत्थान का समय संवत 1950 से 75 ईस्वी तक है। यानी अगर इसे ईस्वी में ज्ञात किया जाए तो 1893 से 1918 तक ठहरता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो आप जानते हैं कि यह इतिहास ग्रंथ नलिन विलोचन शर्मा जी का है। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना ब्रज भाषा में लिखी गई 1904 ईस्वी की कश्मीर सुषमा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसमें भारतेंदु मंडल के लेखक के रूप में कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो भारतेंदु मंडल के लेखकों में आपके राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं, यह लेखक न होकर के बल्कि कवि हैं। भारतेंदु मंडल के पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लेखक के रूप में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल से पहले के कवि हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, ये लोग भारतेंदु मंडल के कवि हैं। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है और उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। तो प्रेमचंद और अमृत राय, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकालीन कवि जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार आचार्य शुक्ल जी हैं, इन्होंने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। उनके अनुसार केशव दास को कवि हृदय मिला ही नहीं था। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खिलन हो रही, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? और इसका जवाब आपने पद्माकर चुना। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिखरे पन्ने किसकी रचना है? बिखरे पन्ने कृति पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद कृति के रचनाकार कवि देव हैं। देव की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, सुख सागर, राग तरंग, काव्य रसायन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक कौन है? तो आप जानते हैं इसमें विकल्प बी से हो जाएगा शिवराज भूषण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ इसमें से कौन सा है? पद्माकर द्वारा लिखित अलंकार ग्रंथ पद्माभरण है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो बसेरे से दूर, नीण का निर्माण और 10 द्वार से सोपान तक, ये रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। जबकि समय है सहचर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? प्रश्न संख्या 21 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है 1907 ईस्वी, विकल्प डी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? इसमें हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनकी प्रसिद्ध रचना चंदायन है, जिसमें लोर लोरिक अथवा नायिका चंदा या चांदा की प्रेम कहानी का वर्णन है।
अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी रही है? तो अधिकांशतः सूफी कवि जो है उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपने सही जवाब के रूप में नाभा दास को चुना होगा, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन हुआ है और इसके रचनाकार नाभा दास हैं जो राम भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? तो इसमें कृष्ण गीतावली जो रचना है यह तुलसीदास की रचना है, जबकि राम ध्यान मंजरी यह अग्रदास की रचना है। और श्री रामार्चन पद्धत और राम सत्सई ये दोनों रचनाएं रामानंद की रचनाएं हैं, रामानंद की रचनाएं हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख जाता के। तो प्रयुक्त पंक्तियां कहां से उद्गृत हैं और इसके रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने रामचरितमानस से अवतरित यह पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास की हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो नंददास, परमानंदास और चित स्वामी अष्टछाप के कवि हैं। हरिव्यास देव यह अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मिनी जो है वह परम सत्ता की प्रतीक है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छीत स्वामी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी कृष्ण भक्त से संबंधित जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस किसका नाटक है? और जवाब हो जाएगा मोहन राकेश। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। रसज्ञ रंजन की सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि भक्तिकाल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो भक्तिकाल को सबसे पहले स्वर्ण युग की संज्ञा देने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है? तो कृष्ण भक्ति संप्रदाय के कवि कौन नहीं है, इसमें इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है तत्सुखी संप्रदाय। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सुखी संप्रदाय जो है यह कृष्ण भक्त से संबंधित संप्रदाय नहीं है। अगला प्रश्न है चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? तो जवाब हो जाएगा इसे पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंदु युग में जो है हिंदी की अनेक नवीन विधाओं का जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी आदि का परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी प्रमुख विधा जो थी वह नाटक ही थी। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा और रेशमी टाई जैसे रचनाएं राम कुमार वर्मा की हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और रचनाकार कौन है? तो इसमें छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद के करुणालय को गीत
गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है? विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो यह गीति नाट्य है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का नायक कौन है? तो विशाख दत्त द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस का नायक चाणक्य है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? तो भारत दुर्दशा नाटक जो है 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया है, जो तत्कालीन भारत की दशा और उस समय की जो परिस्थितियां थी उनका विवेचन करता है। तो विकल्प इसमें डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो हिंदी काव्य में आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध कवित्री हैं महादेवी वर्मा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है, जिसका प्रारंभ जो है 1918 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता इसमें से कौन सी है? और आपने उत्तर में विकल्प डी चुना, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है? कामायनी कृति एक महाकाव्य के रूप में है, जिसका मूल दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? तो आप जानते हैं कि कामायनी महाकाव्य में चिंता पहला ही सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 सर्ग जो हैं इसमें संकलित हैं। अगला, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? इसमें छायावाद के कवि कौन नहीं है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं ये छायावादी कवि न होकर के द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। द्विवेदी युग के कवि हैं। बाकी प्रसाद पंत निराला ये लोग छायावादी कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त को जो है भारत भारती से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अंधेरे में जो कविता है, इस कविता के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो अंधेरे में कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना होगा। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने वीरेंद्र मिश्र को चुना होगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्ति किसकी है? तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, इन पंक्तियों के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर बनेगा रघुवीर सहाय। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद शर्मा गुलेरी हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? तो इसमें सबसे पुरानी कहानी के रूप में इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई
उदयभान चरित्र के नाम से भी जानी जाने वाली रचना रानी केतकी की कहानी है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र इसमें कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो पूस की रात कहानी है, इसमें जो है हल्कू प्रमुख पात्र के रूप में है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया चर्चित कहानी संग्रह, इसमें परिंदे है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें वयम रक्षामा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं बल्कि चतुरसेन शास्त्री का है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें द्विवेदी युग के कवि कौन हैं? तो बद्रीनारायण चौधरी और राधा कृष्णदास, ये दोनों लोग तो क्या हैं? भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं यह द्विवेदी युग के हैं, जबकि जसवंत सिंह जो हैं यह रीतकाल के कवि हैं, रीतकाल के कवि हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग का एक और नाम है, कौन सा नाम है यह आपको बताना है। और इसका जवाब अगर आपने जागरण सुधार काल दिया है तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कहीं ईश्वरी फाग किसकी रचना है? कहीं ईश्वरी फाग उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति दंश, बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह और बेतवा बहती रही आंगन का पांखी, विजन जैसी रचनाएं इन्होंने की हैं मैत्रेयी पुष्पा जी ने। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी किस उपन्यासकार का नाम है? क्षमा करें, किस प्रकार का उपन्यास है? इसका आपको जवाब बताना है। तो झांसी की रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें जो है सन्यासी लाचंद जोशी की रचना बसंती विष्णु साहनी की, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की, जबकि चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है, यह भगवती चरण वर्मा की रचना है, भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो गोदान जो है महाजनी सभ्यता की गाथा है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, यह विकल्प गलत है। मानव त्रासदी का भाष्य और गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, यह तीन कथन सही हैं। तो विकल्प बी के साथ अगर आप गए तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखा गया है? तो गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखा गया इसमें उपन्यास है वह प्रेममयी है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा की रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? और देहाती दुनिया के रचनाकार भाषा के जादूगर नाम से प्रसिद्ध शिव पूजन सहाय हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास कैसा उपन्यास है? तो गोदान उपन्यास जो है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो है यह किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है बालकृष्ण भट्ट को तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास है
विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उपन्यास विधा की रचना है और बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? तो अप्रवासी की यात्रा नामक यात्रा वृतांत जो है यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आपको बताना है और उत्तर में अगर आपने गुजरात सेलेक्ट किया है जयभट्ट के शिलालेखों में तो बिल्कुल राइट आंसर है। जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की है, जबकि जो है जयपुरी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। यह राजस्थानी भाषा की एक उपबोली है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? और अगर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आपने माना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी को ढूंढानी नाम से भी जानते हैं। विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी बोली बोली जाती है? और उत्तर में अगर आपने ब्रज भाषा विकल्प बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ण घोष है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होता है। तो इसमें अगर विकल्प आपने डी चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर वर्गीकरण में नहीं है? तो आप जानते हैं कि ह्रस्व, दीर्घ ह्रस्व होता है, प्लुत होता है, लेकिन जो है विकल्प इसमें आपका द्वित्व ध्वनियां, विकल्प डी जो है यह इसके स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त स्वरों में जैसे अ है आपका, औ है। अगला प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है अथवा ह्रस्व का दुगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो ह्रस्व का दुगुना समय जब लगेगा तो वह जो है आपका दीर्घ स्वर कहलाता है अथवा गुरु स्वर कहलाता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वियोग की दशाएं कितनी मानी गई हैं? तो वियोग की 10 दशाएं मानी जाती हैं साथियों, जिसमें अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण, ये 10 वियोग की दशाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि बोरों सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन ताज सरथ हैं, बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो और यहाँ समर्थ हैं। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है रौद्र रस तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को गिना नहीं था। अगला प्रश्न है कि नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय प्रगटहि भई निरखि राम राकेश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया रूपक अलंकार तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां रिक्त स्थान है। तो गुण, धर्म आदि की सादृश्यता के कारण जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाए वहां जो है भ्रांतिमान अलंकार होगा। विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर हैं। क्षमा करें, गुण और धर्म के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो कमल कोमल कर में सप्रीत, इसमें लोप हुआ है आपका वाचक शब्द का। विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं? 14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हर गीत का छंद, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र बज्रा किस प्रकार का छंद है? इसका आपको जवाब बताना है, और अगर जवाब में आपने वर्णिक छंद चुना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसका वर्ण क्रम आदि लघु, मध्य लघु, अंत लघु हो उसका गण क्या बनेगा? तो इसका जो है तीनों ही अगर लघु हो तो उसका गण बनेगा आपका आदि लघु हो, मध्य गुरु हो और अंत जो है वह लघु हो, यानी जगण बनेगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। राजभान सलगा होता है ना, राजभान या माता राजभान सलगा, सूत्र से अगर आप निकालेंगे तो य माता राजभान, यह है ना, यहां से जगण में आपका देखिए लघु, दीर्घ और लघु, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नरेश का संधि विच्छेद नर धन ईश गुण संधि का उदाहरण है, तो नर और ईश नरेश बनेगा। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तथैव का संधि विच्छेद आपको बताना है। तथा धन एव, तथैव वृद्धि संधि का उदाहरण है, तथा धन एव, विकल्प ये इसका राइट आंसर है। अत्याचार का संधि विच्छेद बताना है, तो अति धनाचार, अति धनाचार अत्याचार बनेगा। अगला प्रश्न है कि मृगनयन में समास कौन सा है? तो मृगनयन में समास आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने मृग के नयन, मृग के समान जो नयन हो, यानी कर्म का धारय हो रहा है इसमें, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा द्विगु समास। संख्यावाची, पहला पद हो संख्यावाची, द्विगु समास, वी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि अच्छा व्यवहार सीख लेना, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, और इसका अर्थ अगर हो जाएगा ज्ञान होना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्त का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से जो है नरक, स्वर्ग और खग यह तत्सम शब्द हैं, जबकि उहमी तद्भव है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें जो है उहुप शब्द तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो प्रश्न संख्या 101 में जो है नेह शब्द जो है यह तद्भव है, बाकी नग्न, नख और क्षमा यह तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि वह मुझसे अलग रहता है में रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि कौन सा कारक है? तो वह अलग रहता है मुझसे में, तो अलग होने का बोध, आपादान अलग होने के लिए, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक में बहुवचन क्या होगा? और जवाब अगर आपने उन्हीं चुन लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें अगर कुटुंब शब्द आपने सेलेक्ट किया तो यह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा? और अगर आपने बेलें सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा दुष्कर, ए विकल्प इसका सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर क्या बनेगा? तो पुराण में एक प्रत्यय लगने पर पौराणिक बनेगा। पौराणिक, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हानि का विलोम क्या होगा? बड़ा आसान सा जवाब है लाभ। घर की आय का हिसाब मां रखती है, आय का विलोम क्या होगा? तो आय का विलोम होता है व्यय। अगला प्रश्न, तृष्णा शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो तृष्णा शब्द का पर्यायवाची इसमें लिप्सा बनेगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग में अर्थभेद को छांटिए। तो इसमें जो है सही जवाब क्या बनेगा? शव जलाने हेतु लकड़ी का ढेर फिक्र, यह जो है विकल्प गलत है। बाकी यह विकल्प इसमें राइट आंसर बनेगा। चिता और चिंता, चिंता का अर्थ होता है फिक्र करना और चिता का अर्थ होता है शव जलाने हेतु जो लकड़ी इकट्ठा की जाती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है 114 का कि युवम अपतत का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा तुम लोग गिर गए, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि छात्रा चली गई का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? जवाब हो जाएगा विकल्प सी, छात्रा अगच्छत। अगला प्रश्न है कि महाकवि माघ की रचना इसमें से कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिशुपाल वधम, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प डी सेलेक्ट कर लिया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ये चुन लिया पुल्लिंग में तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।